हाल ही में इंडिया के कई राज्यों जैसे कि यूपी, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा में एक मिस्ट्री बुखार ने खलबली मचाई हुई है। इसको लेकर लोगों के बीच बहुत ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है। इस तरह का बुखार भारत सहित एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में और बारिश के मौसम में पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर देखने को मिलता है। इस वक्त हाल ही में इस बुखार के कई सारे केसेस यूपी के उन्नाव जिले के हसनगंज तहसील में देखने को मिले हैं। इस बुखार को स्क्रब टाइफस कहा जाता है और ये एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि अभी अपने शुरुआती दौर में है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जितने लोगों को बुखार हो रहा है सबको स्क्रब टाइफस नहीं है। बीमार हो रहे लोगों में कुछ ही ऐसे हैं जिनको स्क्रब टाइफस है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम स्क्रब टाइफस और प्रेगनेंसी के बारे में डिटेल में जानेंगे। हम ये जानेंगे कि स्क्रब टाइफस क्या होता है, स्क्रब टाइफस क्यों यानी कि किस वजह से होता है। दूसरा, स्क्रब टाइफस के सिम्टम्स यानी लक्षण क्या क्या होते हैं। क्या स्क्रब टाइफस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। स्क्रब टाइफस के कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। स्क्रब टाइफस को फैलने से रोकने के लिए यानी कि प्रिवेंशन के लिए हमें क्या क्या मेजर्स अपनाने चाहिए। स्क्रब टाइफस का इलाज क्या है। क्या स्क्रब टाइफस का कंप्लीट क्योर पॉसिबल है। स्क्रब टाइफस की कोई वैक्सीन अवेलेबल है क्या। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखिए, वरना आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। आदाब एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर ज़ैनब कुरैशी, प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी सिंस लास्ट 10 years। आज मैं हाजिर हुई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज मैं स्क्रब टाइफस के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ और स्क्रब टाइफस का प्रेगनेंसी पर क्या असर होता है इसके बारे में भी डिटेल में बात करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ओवरऑल स्क्रब टाइफस एक प्रकार का बुखार है जो कि एक बैक्टीरिया जिसे हम ओरेंशिया सुट्सुगामोशी कहते हैं कि इन्फेक्शन की वजह से फैलता है। ये एक ग्राम निगेटिव कोकोबैसिलस है। इसको हम बुश टाइफस के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर यह बीमारी कई सारी कंट्रीज में फैली हुई थी और इंडिया में भी ये बीमारी असम और वेस्ट बंगाल में फैली थी। अब हम जानेंगे स्क्रब टाइफस के कारण क्या होते हैं। माइट्स या चिगार के काटने की वजह से ये इन्फेक्शन ह्यूमन बॉडी में फैलता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि माइट्स और चिगार होते क्या हैं। चिगार या माइट्स 4 जोड़ी पैरों वाले कीड़े को कहते हैं। इसका पूरा नाम थ्रोम्बोसाइटोपेनिक माइट्स होता है। एक आम भाषा में इसे हम कुटकी या पिस्सू के नाम से जानते हैं। यही माइट्स स्क्रब टाइफस के बैक्टीरिया को अपनी लार में कैरी करता है और यही इन्फेक्टेड माइट्स यानी कि कुटकी या पिस्सू जब ह्यूमंस को काटते हैं तो ये इन्फेक्शन ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। कुटकी या पिस्सू या चिगार या माइट्स, इसके बहुत सारे नाम हैं। आप जिस नाम से चाहे इसको बुला सकते हैं और एक आम भाषा में, एक लेमन लैंग्वेज में इसको हम एक प्रकार का घुन भी कह सकते हैं। एक खास बात नोट करने वाली ये है कि एडल्ट माइट्स यानी कि चिगार कभी भी ह्यूमन बॉडी को नहीं काटते हैं। हमेशा बेबी माइट्स या चिगार अपने लार्वल स्टेज पर ही ह्यूमन बॉडी को काटते हैं। अपने लार्वल स्टेज में ही ये चिगार या माइट्स इन्फेक्शन को गंदी जगहों से या स्मॉल एनिमल से एक्वायर कर लेते हैं। ये चिगार या माइट्स रेडिश ऑरेंज या फिर स्ट्रॉ कलर के देखने को मिलते हैं। इनका साइज 0.2 mm से लेके 0.3 mm तक पाया जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 6 से 20 दिन, अर्थात कीड़े के काटने के 6 से 20 दिन के अंदर अंदर स्क्रब टाइफस के लक्षण संक्रमित व्यक्ति के अंदर दिखना शुरू हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि चिगार या माइट्स कहाँ पाए जाते हैं। मींस चिगार या माइट्स जिसे हम कुटकी या पिस्सू भी कहते हैं, ये रहते कहाँ पर है। ये चिगार या माइट्स नमी वाली जगहों पर, गंदी जगहों पर, छोटी छोटी घास वाली जगहों पर, झाड़ियों में, खेतों में, जंगलों में, लॉन में, झील और झरनों के किनारे, जानवरों के शरीर पर और जंगल झाड़ी वाले एरियाज में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर स्क्रब टाइफस हो गया है तो हमको क्या क्या लक्षण यानी कि सिम्टम्स दिखाई देंगे। स्क्रब टाइफस के ज्यादातर लक्षण डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से मिलते जुलते हैं। इसको वक्त रहते डायग्नोज करना मीन्स पहचानना बहुत जरूरी है ताकि टाइम से और प्रॉपर तरीके से इलाज शुरू हो सके। इस बीमारी के बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है वो फीवर विद चिल, यानी कि ठंड लग के मरीज को बहुत तेज बुखार आता है जो कि दवा लेने के बाद भी बुखार नहीं उतरता है। नंबर 2, बॉडी एक, अनबेरेबल पेन, पूरे शरीर में अनबेरेबल पेन होता है, मांसपेशियां अकड़ जाती हैं। नंबर 3, बोन पेन, शरीर के सारी हड्डियों में, सारे जोड़ों में अनबेरेबल पेन शुरू हो जाता है। सर में दर्द शुरू हो जाता है, स्लीपलेसनेस होती है, मरीज को नींद नहीं आती है, नॉजिया वॉमिटिंग देखने को मिलता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है,
वर्टिगो होने लगता है, बॉडी में खुजली होने लगती है, सारे लिम्फ नोड्स में गदूदों में सूजन आ जाती है, इरिटेबिलिटी होने लगती है, पेशेंट बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। इंपॉर्टेंट सिम्टम ये भी है कि रेड और पिंक कलर के रैशेस स्किन पर देखने को मिलते हैं। खांसी होने लगती है पेशेंट को। खांसी के साथ साथ मरीज को सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। प्लेटलेट काउंट मरीज के कम हो जाते हैं और इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो स्कार मिलता है। ये एक नेक्रोटिक लीजन होता है। जिस जगह पर चिगार या माइट हमें बाइट करता है यानी कि काटता है, उस जगह की स्किन ब्लैक कलर की हो जाती है, वहां पपड़ी बन जाती है, वो नेक्रोटिक लीजन में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी वजह से पेशेंट के अंदर मेंटल चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो कि कंफ्यूजन से शुरू होकर कोमा तक जा सकता है। इसके अलावा बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिलते हैं। मरीज के बिहेवियर में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। मरीज छोटी छोटी चीजें भूलने लगता है और बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। एक्सट्रीम केसेस में मेनिंजाइटिस भी देखने को मिल सकती है। मींस हमारी ब्रेन की जो कवरिंग है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसमें सूजन आ जाती है। ऑर्गन फेलियर भी देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि एक्यूट रीनल फेलियर या फिर शॉक में पेशेंट जा सकता है या फिर DIC हो सकता है, मींस डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन में भी पेशेंट जा सकता है। अगर आपको ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं और आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको फौरन मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। जितनी जल्दी हो सके आपको अपनी गायनिक से कंसल्ट करना चाहिए। इतनी जल्दी आपकी डायग्नोसिस बनेगी और इलाज शुरू होगा, उतनी जल्दी बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। नाउ विल डिस्कस अबाउट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ स्क्रब टाइफस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इन जनरल। स्क्रब टाइफस इन्फेक्शन हमारे बॉडी के तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, रीनल सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को और GIT सिस्टम यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, जिसको हम हिंदी में पाचन तंत्र कहते हैं, को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, जिसकी वजह से कई सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते। सबसे पहले हम जानेंगे प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। इस इन्फेक्शन को अगर टाइमली ट्रीट नहीं किया गया तो ये अनबॉर्न बेबी और मदर दोनों के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि स्क्रब टाइफस इन्फेक्शन बच्चेदानी को प्रभावित करके प्री टर्म या प्री मैच्योर डिलीवरी के रिस्क को बढ़ाता है। नंबर 2, ये LBW यानी कि लो बर्थ वेट के रिस्क को भी बढ़ाता है। नंबर 3, इस इन्फेक्शन की वजह से मैटरनल और फेटल मोर्टिलिटी भी देखने को मिल सकती है। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस इन जनरल, मीन्स जनरल कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला जनरल कॉम्प्लिकेशन ये है कि मल्टी ऑर्गन फेलियर में मरीज जा सकता है। मरीज के जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है वो सारे फेल हो सकते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में जा सकता है, एक्यूट रीनल फेलियर में जा सकता है, पेशेंट शॉक में जा सकता है, पेशेंट को DIC यानी कि डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन भी हो सकता है, पेशेंट को सर्कुलेटरी कोलैप्स भी हो सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि स्क्रब टाइफस से कैसे बचा जा सकता है। मींस स्क्रब टाइफस से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू CDC, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, स्क्रब टाइफस से बचाव की कोई भी वैक्सीन अब तक अवेलेबल नहीं है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि जितने भी इन्फेक्टेड चिगार या माइट्स हैं उनसे हम दूर रहें। संक्रमित कीड़ों से बचने के लिए फुल ट्राउजर, पूरी आस्तीन के शर्ट, मोजे और जूते पहनकर ही घर से बाहर निकलें। अगर आप एंडेमिक एरियाज में हैं जहां पर ये बीमारी ऑलरेडी बहुत ज्यादा फैली हुई है तो आप शरीर के खुले हिस्सों पर ओडोमॉस का प्रयोग जरूर करें। घर के आसपास नाली, कूड़े के ढेर, झाड़ियों और घास फूस की अच्छे से भली प्रकार सफाई जरूर करवाएं। साथ ही कीटनाशक का छिड़काव भी करवाएं। अपने एरिया की म्युनिसिपैलिटी को सूचित कर फॉग मशीन का संचरण कराएं। अगर आपको बहुत तेज बुखार, बदन दर्द वगैरह हो रहा है तो आपको जल्दी से जल्दी अपने नजदीकी डॉक्टर या गायनेक से कंसल्ट जरूर करना चाहिए, ताकि डॉक्टर आपकी प्रॉपर डायग्नोसिस बना के स्पेसिफिक कंडीशन यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सके और आपका इलाज शुरू हो सके। डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाओं का टाइम से इस्तेमाल करके आप इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। जल्द से जल्द इस इन्फेक्शन की पहचान माँ और गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों के लिए अच्छा होता है। स्क्रब टाइफस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्टेड चिगार या माइट्स के काटने पर ही व्यक्ति इसे संक्रमित हो सकता है। अब बात ये आती है कि हम कैसे पता लगाएं कि हमें स्क्रब टाइफस इन्फेक्शन ही है, या फिर हमें कौन कौन सी जांचें करवानी चाहिए जिससे हम ये जान सकें कि हमें स्क्रब टाइफस इन्फेक्शन है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टेस्ट जो हम करवाते हैं वो होता है स्क्रब एंटीबॉडी IgM एलिसा टेस्ट। इस टेस्ट को कराने के बाद हम इसकी डायग्नोसिस बना सकते हैं। ज्यादातर लोग डेंगू NS1 करवाते हैं जो कि निगेटिव आता है। आपको डेंगू NS1 कराने की जरूरत नहीं है।
अगर आपको स्क्रब टाइफस के सारे सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले आप स्क्रब एंटीबॉडी IgM एलिसा टेस्ट करवाएं। दूसरा जो टेस्ट हम एडवाइस कर सकते हैं पेशेंट को वो होता है IFA। IFA का फुल फॉर्म होता है इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट। तीसरा टेस्ट जो हम करवा सकते हैं वो है PCR यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी हम करवा सकते हैं। चौथा टेस्ट जो हम एडवाइस करते हैं वो होता है व्हील फेलिक्स टेस्ट। एडवांस केसेस में टिश्यू डायग्नोसिस भी एडवाइस कर सकते हैं। इसके लिए हमें एस्कार जो होता है, जो हमारा ब्लैक कलर का लीजन, नेक्रोटिक लीजन होता है, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी है, या फिर स्किन रैशेस के टिश्यू को बायोप्सी के लिए भेजते हैं ताकि पता लग सके कि किस प्रकार का इन्फेक्शन है। लैब डायग्नोसिस कराने के बाद हमें कुछ फाइंडिंग्स नजर आती हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट फाइंडिंग जो हमें नजर आती है वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलता है। मीन्स मरीज की प्लेटलेट काउंट्स बहुत ज्यादा लो लेवल पर पहुंच जाती है, यानी कि प्लेटलेट काउंट्स डिक्रीज हो जाती हैं। दूसरा, मरीज के लिवर एंजाइम हमेशा बढ़े हुए मिलते हैं। तीसरा, क्रेटिनिन लेवल भी बढ़ा हुआ मिल सकता है। चौथा, ल्यूकोसाइटोपिनिया और ल्यूकोसाइटोसिस, मीन्स कभी WBC काउंट बढ़े हुए भी मिल सकते हैं और कभी WBC काउंट कम भी मिल सकते हैं। ऑलमोस्ट 50% केसेस में हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया भी देखने को मिलता है। हम बात करेंगे स्क्रब टाइफस के ट्रीटमेंट यानी कि इलाज के बारे में। जिस प्रकार डेंगू का कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है, ठीक उसी प्रकार स्क्रब टाइफस के लिए अभी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। लेकिन चॉइस ऑफ मेडिकेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी का कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है और इन्फेक्शन कितना सीवियर है। कुछ एंटीबायोटिक्स दवाइयां देकर डॉक्टर इस बीमारी के मरीजों का इलाज शुरू करते हैं। इलाज जितनी जल्दी शुरू हो जाता है, पेशेंट उतनी जल्दी रिकवर करना स्टार्ट कर देता है। डॉक्सी या एजिथ्रो चॉइस ऑफ ड्रग हो सकता है, बट ये डिपेंड करता है कि पेशेंट सिम्टम्स क्या दे रहा है। बुखार तेज होने पर स्पॉन्जिंग की सलाह दी जाती है और इस कंडीशन में कभी कभी प्लेन पैरासीटामोल भी हम एडवाइस कर सकते हैं। स्क्रब टाइफस से संक्रमित व्यक्ति को अपने बॉडी का हाइड्रेशन यानी कि तरलता मेंटेन करने की सलाह दी जाती है। संक्रमित व्यक्ति को ढेर सारा पानी, ORS, फलों का रस, दाल का पानी, नारियल पानी, सूप वगैरह ज्यादा से ज्यादा सेवन करने की सलाह दी जाती है। स्किन पर रेड कलर के रैशेज होने की कंडीशन में हम कैलामाइन युक्त लोशन लगाने की सलाह दे सकते हैं। रेगुलर प्लेटलेट काउंट्स की जांच जरूर कराते रहें, क्योंकि खतरा तब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब प्लेटलेट काउंट्स 50K के नीचे पहुंच जाता है। अब हम बात करेंगे कीमो प्रोफाइलेक्सिस की। मीन्स हमें स्क्रब टाइफस हो ही ना, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। डॉक्सी 200 mg 1 वीकली हमें एक्सपोजर में जाने से पहले और एक्सपोजर में जाने के बाद 6 वीक्स तक कंटिन्यूसली वीकली लेते रहना है। अब हम बात करेंगे मोर्टेलिटी रेट के बारे में। सही समय पर इलाज न मिलने की कंडीशन में 30 से 35% मृत्यु दर देखने को मिलती है और 53% केसेस में मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शनल सिंड्रोम के पूरे चांसेस रहते हैं। अब हम बात करेंगे सावधानी के बारे में। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें बहुत सारी सावधानियां बरतने की जरूरत है। आपको अपने गायनिक से रेगुलर कंसल्ट करते रहना चाहिए। आपका जब भी विजिट हो तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें, आप उनसे मिलें और आपकी गायनिक जो भी सलाह आपको देती है आपको उस पर अमल करते रहना चाहिए। साथ ही आपको हाइजीन का खास ख्याल रखना है। खूब ढेर सारा पानी पिए, अच्छा खाना लें, हेल्दी खाना लें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो से फायदा उठा सकें, लोगों को स्क्रब टाइफस के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। यदि इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और हाँ, अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज सजेस्ट मी इन कमेंट सेक्शन। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू सो मच।